हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इज योर कंसेप्ट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th के विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने विंड के सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं कि विंड्स क्या होती है, विंड और एयर में क्या डिफरेंस है, विंड का प्रेशर कैसा होता है और हायर विंड क्या होती हैं, हाई प्रेशर विंड क्या होती हैं, हैवी विंड क्या होती हैं और लाइट विंड्स क्या होती हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं, आपका स्टार्ट करेंगे जनरेशन ऑफ विंड करंट्स ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अब हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ विंड करंट की। एक्चुअली विंड करंट है क्या बेटा, जैसे विंड फ्लो हो रही है सिर्फ उसी के लिए विंड करंट वर्ड यूज़ किया है। हमको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होगा तो हमको चीज़ें बहुत आसानी से समझ आने लग जाएगी। अब ये देखते हैं कि विंड करंट क्यों होते हैं, क्यों जनरेट होते हैं। इसका फर्स्ट रीज़न है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। इसका फर्स्ट रीज़न है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर्स एंड पोल्स। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए आपकी, ये है आपका सन, ओके, और ये है आपकी अर्थ। राइट, ये है आपकी अर्थ और ये है सन। तो सबको पता है कि जो अर्थ की जो बीच वाली लाइन होती है, ठीक है, यहाँ हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उस बीच वाली लाइन को 90 डिग्री बोलते हैं और उस लाइन को हम बोलते हैं इस अर्थ का इक्वेटर। राइट, ये है आपकी अर्थ का इक्वेटर। इसके ऊपर जो लाइन है वो है आपकी 60 डिग्री की। हाँ, इसके ऊपर जो लाइन है वो है आपकी 30 डिग्री की। और यहाँ होते हैं पोल्स, यहाँ होते हैं आपके पोल्स। सेम ऐसे ही अर्थ के नीचे की साइड होता है। ये लाइन है आपकी 30 डिग्री 60 डिग्री की, ये है आपका 30 डिग्री का और ये है आपका पोल। ठीक है, ये आपका है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, जो इक्वेटर है और पोल्स के बीच में जो अनइवन हीट होता है, इसकी वजह से विंड करंट जनरेट होता है। लेकिन ये अनइवन कैसे होते हैं, इन दोनों की हीट अनइवन कैसे होती है। ये पूरी अर्थ है, इसकी हीट तो एक होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो हीट है वो अनइवन कैसे होती है। आपने ही देखा होगा कि काफ़ी जगह ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और कुछ एरिया ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, यहाँ देखिए, यहाँ एक सन है, तो सन की जो डायरेक्ट हीट है ये इक्वेटर पे पड़ती है। ठीक है, सन की डायरेक्ट हीट इक्वेटर पे पड़ रही है और पोल्स पे जा रही है, लेकिन कम, डायरेक्ट नहीं जा रही। ठीक है, और ऑब्वियसली जहाँ सन की डायरेक्ट हीट होगी वहाँ क्या होगी, हीट बहुत ज़्यादा होगी। तो इस वजह से जो इक्वेटर है, ये जो आपकी इक्वेटर की लाइन है, इस लाइन पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, क्योंकि इक्वेटर के बिल्कुल पास सन है और सन की डायरेक्ट हीट आपके इक्वेटर को मिलती है। इसलिए इक्वेटर का जो टेम्परेचर है वो पोल से थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा होता है। और वहीं पोल्स से जो है वो सन काफ़ी दूर है, पोल्स के पास सन की डायरेक्ट हीट नहीं आ रही, इसलिए पोल्स का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है इक्वेटर के कंपैरिजन में। अब क्या होता है, यहाँ देखिए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं, लाइट एयर और वार्म एयर। लाइट एयर जो है वो क्या है, वार्म एयर है, और जो हैवी एयर है वो कूल एयर है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लाइट एयर है वो वार्म एयर है। वार्म एयर वेट में लाइट होती है, इसलिए हमेशा ऊपर जाती है, राइजेज अप। और जो कोल्ड एयर है वो वेट में हैवी होती है, उसका हाई प्रेशर होता है। ठीक है, वो वेट में हेवी होती है, इसलिए वो हमेशा नीचे की साइड जाती है। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल पढ़ा था आपने, यदि स्मोक देखा है, स्मोक हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर, क्योंकि स्मोक को हम एक वार्म एयर की तरह ले सकते हैं। वार्म एयर वेट में लाइट होती है, इसलिए वो सिर्फ ऊपर जाती है। वैसे आप यहाँ देखिए, इक्वेटर के पास क्या है, इक्वेटर के बिल्कुल पास सन है, इसलिए इक्वेटर की जो इक्वेटर है उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इक्वेटर्स के आसपास की जो एयर है वो भी क्या होगी, बहुत वार्म होगी, क्योंकि इक्वेटर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इक्वेटर के आसपास की एयर भी वार्म होगी। और वार्म एयर जो है वो वेट में लाइट होती है। जो इक्वेटर की जो एयर है वो ऊपर जाती है और उस गर्म एयर का जो प्लेस है वो ये ठंडी एयर ले लेती है, यहाँ की ठंडी एयर। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो एयर है वो यहाँ की गर्म एयर है और ऊपर की एयर क्या है, थोड़ी सी कोल्ड है। तो यहाँ जो एयर होगी वो फिर वो राइजेस अप,
क्योंकि जो वार्म एयर है वो ऊपर जाती है और जो पोल्स हैं, पोल्स टेम्परेचर में ठंडे होते हैं कंपेयर टू इक्वेटर। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो सनरेज है वो सीधे नहीं आ रही, तो यहाँ की जो एयर है वो वेट में क्या होगी, हैवी होगी, और जो हैवी एयर वो क्या आती है, वो नीचे आती है। तो इस तरह से ये देखिए आप पोल से जो एयर है वो कहाँ आ रही है, इक्वेटर्स की साइड आ रही है, और इस वजह जो पोल की एयर है वो आपके लैंड की साइड, इक्वेटर्स की साइड आ रही है, और इक्वेटर की एयर है जो पोल्स की साइड जा रही है। तो इस तरह से जब एयर फ्लो होती है इक्वेटर और पोल्स के टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से जो एयर फ्लो होती है उनकी वजह से विंड करंट जनरेट होते हैं। एक तो ये रीज़न था विंड करंट जनरेट करने का। अब दूसरा रीज़न है हमारा अनइवन हीटिंग बिटवीन दी लैंड एंड वाटर। अब सेकेंड रीज़न को पढ़ने से पहले मैं फर्स्ट रीज़न आपका फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए यदि आपको वो ऐसे समझ नहीं आया तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं, अब आप ऐसे भी इसे समझ सकते हो। यहाँ देखिए आपका सन है, ठीक है, और सन की जो हीट है वो डायरेक्ट आपके इक्वेटर पे पड़ती है, ठीक है। इक्वेटर पे जो एयर है वो वार्म एयर है, और जो वार्म एयर है वो वेट में लाइट होती है, और इसलिए इसका प्रेशर भी क्या होता है, लो होता है। ये हम ऑलरेडी अपने विंड के कंसेप्ट में बता चुके हैं कि जो वार्म एयर है वो लाइट एयर है और इसका प्रेशर क्या है, लो प्रेशर एयर है वो, ठीक है। और जो कोल्ड एयर है वो वेट में हैवी है और वो हाई प्रेशर एयर है। अब आप यहाँ देखिए कि इक्वेटर की जो एयर है वो क्या होती है, वार्म एयर होती है, मतलब इक्वेटर पर जो एयर का प्रेशर है वो लो होता है। ऐसे ही इसके ऊपर की जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया होता है, इसके ऊपर लो प्रेशर एरिया होता है। और ये पोल्स पे सबको पता है कि पोल्स की एयर क्या होती है, हैवी होती है, इसलिए पोल्स पे हाई प्रेशर एरिया होता है। और आपको एक कंसेप्ट भी बताया हुआ है कि जो एयर है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, एयर जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे फ्लो करती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो यहाँ एयर किस तरह से फ्लो करेगी, हाई टू लो, राइट, ओके। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, अब एयर यहाँ फ्लो करेगी, वही सेम कंसेप्ट हाई टू लो, तो इधर एयर का फ्लो होगा लाइक दिस, ठीक है। और वही सेम कंसेप्ट एयर फ्लो करेगी हाई टू लो, तो ये हाई प्रेशर एरिया है, ये लो प्रेशर एरिया है, तो यहाँ एयर का फ्लो इस टाइप से होगा। तो जिस तरह से ये एयर फ्लो होता है इक्वेटर और ये पोल्स के टेम्परेचर की वजह से, इस टेम्परेचर की वजह से ही क्या है, विंड करंट जनरेट होते हैं। अब विंड करंट जनरेट होने का सेकेंड रीज़न है अनइवन हीटिंग बिटवीन द लैंड एंड वाटर। अब इसको डिस्कस करते हैं बिटवीन द लैंड एंड वाटर। फर्स्ट था हमारा इक्वेटर और पोल्स के बीच में जो अनइवन हीटिंग है उसकी वजह से विंड करंट जनरेट होता है, क्योंकि इक्वेटर के बिल्कुल पास सन है और सन की डायरेक्ट हीट इक्वेटर पे पड़ती है, जिस वजह से इक्वेटर की एयर जो है वार्म है और इक्वेटर का जो एयर प्रेशर एरिया है वो लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। और जो पोल्स हैं, पोल्स की जो सन की हीट है पोल्स पे डायरेक्ट नहीं पड़ती, इसलिए जो पोल्स की जो एयर है वो कोल्ड एयर है, और इसलिए इस कोल्ड एयर का जो वहाँ पे जो रीज़न है वो हाई प्रेशर रीज़न है, ठीक है। अब सेकेंड हमारा लैंड एंड वाटर। अब देखिए लैंड एंड वाटर किस तरह से विंड करंट जनरेट करते हैं। समर सीजन्स में क्या होता है, समर सीजन में क्या होता है, सन की हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जो इक्वेटर के बिल्कुल पास होते हैं उनकी लैंड भी क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा वार्म होती है। और वहीं अपोजिट ओशंस पे क्या है, ओशन पे क्या है, उस सन की हीट नहीं पड़ पाती, इसलिए ओशन की जो वाटर है, वाटर का टेम्परेचर क्या है, वो कोल्ड रहता है, राइट। तो ऐसे ही जब ये ओशन की जो एयर है वो क्या है, ओशन की एयर का टेम्परेचर होगा आपका हाई, राइट। और जो वार्म एयर है इसका जो एयर प्रेशर होगा वो होगा लो, ठीक है। तो अब देखो ओशन पे जो एयर है वो कोल्ड एयर है, उसका प्रेशर होगा हाई, और जो लैंड पे जो एयर है उसका प्रेशर होगा लो। तो क्या होता है, एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे फ्लो करती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ओशन से लैंड में एयर फ्लो होती है,
ठीक है। ओशन से लैंड की साइड एयर फ्लो होती है, उस एयर को बोलते हैं हम मॉनसून विंड। देखिए बिल्कुल साफ पता लग रहा है, ओशंस पे क्या है, कोल्ड एयर है। कोल्ड एयर वेट में हैवी होती है और इनका प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। और जो अर्थ है वो सन की हीट से समर में क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। जो लैंड है वो वार्म होती है, और वो ये वार्म की वजह से जो वार्म एयर है वो वेट में लाइट होती है, और जो वार्म एयर वेट में लाइट होती है और साथ में क्या हो जाता है, उसका प्रेशर भी लो होता है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एयर प्रेशर है वो हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की साइड होता है। तो यहाँ पे जो एयर फ्लो ओशियन से लैंड की साइड होती है, तो इसलिए जो लैंड पे क्या है, ठंडी हवा आती है, और उन ठंडी हवा को बोलते हैं हम मॉनसून। और वो साथ में जो ओशन से जो हाई प्रेशर की वजह से एयर फ्लो होती है, वो अपने साथ में कुछ वाटर को भी कैरी करके लाती है। ऐसा नहीं वो पानी भर के लाती है, ठीक है। वाटर वेपर्स होती हैं उनके साथ में, जो कि अपने साथ में वाटर वेपर्स को भी कैरी करती हैं। इसलिए मॉनसून विंड के लिए कहते हैं कि मॉनसून विंड ठंडी होती हैं और साथ में उनके पास हल्की हल्की वाटर की ड्रॉप्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं हॉट एयर अबव द लैंड, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो लैंड है उसके ऊपर की एयर होगी हॉट, एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द ओशन, और जो ओशन के पास की एयर होगी कोल्ड, मूव टूवर्ड द लैंड, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ जो ओशन के जो प्रेशर है वो लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, और जो लैंड का प्रेशर है वो लो प्रेशर है। तो एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे फ्लो करती है। तो जो ओशंस की जो एयर है वो लैंड की साइड फ्लो करेगी, ठीक है। तो फ्रॉम द ओशन मूव टूवर्ड्स द लैंड, ठीक है। फ्रॉम द ओशन मूव टूवर्ड्स द लैंड, दिस विंड आर कॉल्ड मॉनसून विंड, और इन विंड को कहते हैं हम मॉनसून विंड, और ये अपने साथ कुछ वाटर वेपर्स को भी कैरी करती हैं, ओके। विंड के कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, विंड करंट कैसे जनरेट होता है ये क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक साइक्लोन पे। अभी साइक्लोन है, ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इनके लिए किस किस तरह के अलर्ट है जो गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं, कि गवर्नमेंट पहले ही बता देती है कि साइक्लोन आने वाला है, किस किस तरह के प्रिकॉशंस हैं जो हमको रखने चाहिए, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पहले हम देखते हैं कि जो ये साइक्लोन है ये बनते कैसे हैं। अब देखिए, जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर, आपको पता है क्लाउड्स जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, जो ऊपर जो क्लाउड्स कभी ऐसा तो होता नहीं कि नीचे क्लाउड बन रहे हैं, ठीक है। क्लाउड हमेशा हाइट पे होते हैं। जो हाइट पे क्या है, हाइट पे जो एयर होती है वो कोल्ड एयर होती है, ठीक है। तो जो वाटर वेपर्स हैं वो इन कोल्ड एटमॉस्फेयर से क्या हो जाते हैं, क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये एक पॉइंट आप समझ लीजिए पहले, जो वाटर वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके क्लाउड्स में। नेक्स्ट सेकंड है एटमॉस्फेरिक हीट, वाटर वेपर्स एंड वाटर, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेरिक हीट है ये इन क्लाउड्स को मिलती है, ठीक है, जिससे वो क्लाउड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो हीट मिलने से हमारे क्या होता है, नीचे वो वाटर के थ्रू, मतलब रेन ड्रॉप्स के थ्रू हमारे ज़मीन पे आते हैं। ये कंसेप्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बारिश कैसे होती है, ये वो ही है सेम, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बारिश कैसे होती है, जब वार्म एयर ऊपर जाती है, ठीक है, वार्म एयर ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है, पानी जो क्लाउड्स हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, वाटर वेपर्स में, और वाटर वेपर रेन के थ्रू नीचे आ जाते हैं। वापस मैं रिपीट करती हूँ आपको, क्लाउड्स बनते हैं वाटर वेपर्स से, एटमॉस्फेयर की हीट की वजह से जो क्लाउड्स हैं वो फिर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और रेन के थ्रू लैंड पर आते हैं, ठीक है। अब जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कहाँ पड़ती हैं, लैंड पे, ठीक है। अब जो लैंड है उसका टेम्परेचर वार्म है। अब जैसे ही वो रेन ड्रॉप्स आपके लैंड पे पड़ेगी, जो वार्म एयर जो क्या होगी, वार्म एयर ऊपर जाएगी, और जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो क्या हैं, वो टेम्परेचर में ठंडी हैं, वो अपने साथ क्या लेके आ रही है, ठंडी एयर लेके जा रही हैं। तो बेटा आप यहाँ देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जो रेन ड्रॉप्स है और ये है आपका लैंड, ठीक है। अब लैंड से क्या है, वार्म एयर ऊपर जा रही है, क्योंकि वाटर ड्रॉप्स जब लैंड पे पड़ेंगी तो एक गरम गरम भाप सी निकलती है, राइट। अब जो लैंड की जो वार्म एयर है वो ऊपर जा रही है, और उस टाइम एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो कैसी हो गई है, ठंडी हो गई है। अपन कहते हैं ना रेन हो गई है तो आसपास का टेम्परेचर भी ठंडा हो गया है।
तो एटमॉस्फेयर की एयर है वो ठंडी हो जाती है और जो लैंड की जो वार्म एयर है वो ऊपर जाती है, ठीक है। अब जो लैंड की एयर है वो वार्म है, वो ऊपर जाएगी, और जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो कोल्ड है, वो नीचे आएगी, क्योंकि जो कोल्ड एयर होती है वो हमेशा नीचे ही आती है, क्योंकि कोल्ड एयर हाई प्रेशर एयर है, राइट। तो इस तरह से जब लैंड की वार्म एयर ऊपर जाती है और एटमॉस्फेयर की कोल्ड एयर नीचे आती है, तो ऐसे कर करके एक लो एयर प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, ठीक है। और इस लो एयर प्रेशर रीजन में जब कोई स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो वो स्ट्रॉन्ग विंड इस लो प्रेशर एरिया में ही रिवॉल्व करने लग जाती है, राइट। और वो इतनी स्पीड से रिवॉल्व करती है और वो धीरे धीरे क्या क्रिएट कर देती है, हमारा साइक्लोन। अब हम पढ़ते हैं साइक्लोन के लिए। अ वेरी लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड, एक बहुत ही लो प्रेशर रीजन है वो क्रिएट हो जाता है। देन स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट रिवॉल्विंग इन दैट लो प्रेशर रीजन, जब कोई स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो वो इस लो प्रेशर रीजन में रिवॉल्व करने लग जाती है, और इसकी वजह से क्या है, साइक्लोन आते हैं। अब आप देखिए साइक्लोन आने की, साइक्लोन ऑन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। आप यहाँ देखिए, एक तो होता है टेम्परेचर ऑफ प्लेस, कि इस प्लेस का टेम्परेचर कितना है। नेक्स्ट है द विंड स्पीड, विंड की स्पीड कितनी है। यदि विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तभी ऐसा होगा, जरूरी नहीं है कि विंड की स्पीड कम है फिर भी साइक्लोन आ जाए, ठीक है। या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि विंड की स्पीड ज़्यादा है तो साइक्लोन आना ही है, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है जहाँ बारिश हो रही है वहीं साइक्लोन आएगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यदि ये सारे फैक्टर एक साथ एक जगह पे होते हैं तो ही साइक्लोन आ सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, सेकंड विंड स्पीड, एंड थर्ड इज डायरेक्शन ऑफ विंड, कि उस विंड जहाँ वो विंड फ्लो हो रही है विंड की स्पीड भी है, ठीक है, टेम्परेचर भी मेंटेन है, बस डायरेक्शन वो नहीं है जो साइक्लोन्स को चाहिए, जो इस लो प्रेशर रीजन को क्रिएट करने के लिए चाहिए, तो भी साइक्लोन नहीं आएगा। और थर्ड है आपको ह्यूमिडिटी, प्लेस की, उस प्लेस की ह्यूमिडिटी कितनी है। हाँ, तो सीधी सी बात है कि एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, ठीक है, पहले लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया, टेम्परेचर उस हिसाब से हो गया, विंड की स्पीड तेज हो गई, विंड की डायरेक्शन हो गई, और उस एरिया की ह्यूमिडिटी इसके अकॉर्डिंग हो गई, तो वहाँ क्या है, यदि ये पांचों रीजन्स एक साथ होते हैं तो वहाँ साइक्लोन आता है। अब ये देखिए साइक्लोन को, यदि साइक्लोन के जो ये अलग अलग नाम हैं, जैसे यदि आप अमेरिका में हो, अमेरिका में अलर्ट आया है कि हुरिकेन आने वाला है और आपको समझ नहीं आया कि हुरिकेन क्या है, तो अमेरिका में साइक्लोन को हुरिकेन बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। एंड जापान में साइक्लोन को बोलते हैं टाइफॉन्स। क्या कि साइक्लोन बनते कैसे हैं, टेम्परेचर उस अकॉर्डिंग हो गया, दी विंड की स्पीड बढ़ गई, विंड की डायरेक्शन बढ़ गई, और एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, साइक्लोन बन जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि साइक्लोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, तो हाइट ऑफ अराउंड 10 to 15 किलोमीटर, साइक्लोन्स की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 10 to 15 किलोमीटर तक उनकी हाइट होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो साइक्लोन की हाइट कितनी होती होगी। अब आप देखिए द सेंटर ऑफ आई, ठीक है, आई ऑफ द स्टॉर्म। अब जो साइक्लोन है, साइक्लोन के बीच में एक बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ आई, उस साइक्लोन के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा एरिया होता है जिसमें ना तो कोई, आप यहाँ देखिए हमने साइक्लोन की कंडीशन पढ़ ली कि यदि लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है और क्या है, विंड स्पीड ज़्यादा होती है, टेम्परेचर उस हिसाब से होता है, ह्यूमिडिटी इसके अकॉर्डिंग होती है, और विंड की डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग होती है, तो साइक्लोन क्रिएट होते हैं। आप पढ़ते हैं साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब साइक्लोन दिखते कैसे हैं और कैसे होते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लोन की जो हाइट है वो होती है 10 to 15 किलोमीटर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो साइक्लोन की हाइट कितनी होती होगी। अब जो साइक्लोन है, साइक्लोन का जो बीच वाला एरिया है उसे बोलते हैं साइक्लोन की आई। उस एरिया में कोई क्लाउड्स नहीं होते, बहुत ही लाइट स्पीड की विंड होती है, ठीक है।
वो है हमारे साइक्लोन की आई, और इसके आसपास वाला जो एरिया है उनकी विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है। और इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो साइक्लोन की आई होती है, जो साइक्लोन के जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें कोई क्लाउड नहीं होता, और इसमें जो विंड्स होती हैं वो बहुत लाइट स्पीड की विंड होती हैं, एंड द एरिया रेंज ऑफ 10 to 30 किलोमीटर। और जो इस आई का है, उस आई की इस आई की जो डायमीटर है वो होती है आपकी 10 to 30 किलोमीटर तक हो सकती है। अब नेक्स्ट आप पढ़ रही है, द क्लाउड रीजन अराउंड दिस आई हैज़ अ 150 किलोमीटर। और इस आई के बिल्कुल पास में जो और क्लाउड रीजन होता है जिसमें क्लाउड भी होते हैं और हाई स्पीड विंड भी होती है और वाटर वेपर्स भी होते हैं, उनका जो डायमीटर है वो है 150 किलोमीटर। और इससे भी सब जो 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर डायमीटर वाला रेंज है, जो एरिया है, उसमें जो है स्पीड, विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वाटर वेपर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और क्लाउड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आप ये समझ लीजिए ये साइक्लोन है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अभी ये है आपके साइक्लोन की आई, ठीक है, और इस आई की जो डायमीटर है वो हो सकता है 10 to 30 किलोमीटर, राइट। ये हो गई आपकी साइक्लोन की आई। अब साइक्लोन के बाहर, जो साइक्लोन की आई के बाहर एक होता है 150 किलोमीटर जिसका डायमीटर होता है, उसमें क्या है, इसमें क्लाउड्स भी होंगे और रेन ड्रॉप्स भी होंगी। इसमें क्लाउड्स भी हैं, रेन ड्रॉप्स भी हैं, ठीक है, और जो विंड की स्पीड है वो भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो 150 से 250 है, जो ये लास्ट वाला रीजन है, ये लास्ट वाला जिसकी डायमीटर है 250, वहाँ पे जो विंड की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ विंड की स्पीड 150 से 250 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। मतलब इस लास्ट वाले रीजन में जो विंड की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगी। जब आप अपर लेवल पे जाते हो तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, कि थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। यहाँ देखिए, ये है आपकी साइक्लोन की आई, और इसका आपका डायमीटर है 10 to 15 किलोमीटर, ओके। अब इसके पास जो एक रीजन है, इसका जो एरिया है वो है 150, राइट। ये है 150 डायमीटर का। यहाँ पे विंड की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यहाँ कोई विंड नहीं होगी, कोई क्लाउड्स नहीं होंगे, बट यहाँ विंड भी होगी और क्लाउड्स भी होंगे। यहाँ पे विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पे विंड की स्पीड लाइट थी और यहाँ पे विंड की स्पीड ज़्यादा होगी। और इस रीजन में, इस वाले रीजन में जिसका डायमीटर है आपका 250, ठीक है, टोटल डायमीटर है इसका 250, यहाँ पे हाई स्पीड विंड भी होंगे, क्लाउड्स भी होंगे, वाटर वेपर्स भी होंगे, और यहाँ विंड की स्पीड 150 से 250 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। हाँ, तो आपका क्वेश्चन देखो इस तरह से आता है, जैसे ये साइक्लोन है तो इसमें विंड की स्पीड किस तरह से होगी, किस एरिया में विंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो आप बता सकते हो कि जो थर्ड एरिया है इसमें विंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकंड वाले एरिया में, उसके बाद फर्स्ट एरिया में जो कि इसकी आई है, वहाँ पे साउंड विंड की स्पीड बहुत कम होती है। ऐसे यदि क्लाउड्स के लिए पूछ लेंगे, सबसे ज़्यादा क्लाउड्स का होंगे, सबसे ज़्यादा क्लाउड्स होंगे थर्ड एरिया में, उससे कम सेकेंड एरिया में और उससे कम फर्स्ट एरिया में। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। अब साइक्लोन की वजह से जो जो नुकसान होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली जब इतनी तेज स्पीड में, इतनी हाइट के साथ, 10 to 15 किलोमीटर की हाइट के साथ, तब कोई विंड और क्लाउड का एक तरह से एक पैकेट आएगा तो उससे नुकसान तो होगा ही। अब देखते हैं इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप देखिए, द सॉइल ऑफ एरिया आल्सो लूजेस इट्स फर्टिलिटी। अब आप देखिए कि यहाँ क्या होता है, जो ओशंस वगैरह है वहाँ पे यदि साइक्लोन आते हैं तो सबसे बड़ी बात, साइक्लोन आ रहा है इसका अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे। आप देख लिया करो कि साइक्लोन आ रहा है, इसका अंदाज़ा आपकी जो वेव्स की हाइट है, जो वाटर वेव्स हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है
और जो वाटर जो ओशंस के जो शोर्स है उनके किनारे टूटने लग जाते हैं, मतलब उनके किनारे से पानी बहुत आगे आने लग जाता है। तो इससे पता लगता है कि साइक्लोन आने वाला है। अब साइक्लोन आता है तो इसमें क्या है, यदि पानी के अंदर से साइक्लोन आ रहा है, पानी के अंदर से साइक्लोन बन रहा है, तो उससे क्या है, वो अपने साथ में वाटर भी कैरी करके लाता है। और कभी कभी वो अपने साथ इतना वाटर कैरी कर लाता है कि जो ओशंस जो बीचेस के आसपास के एरिया हैं वो उस पानी में डूब जाते हैं या फिर वहाँ बाढ़ भी आ सकती है। अब ये देखिए, इसमें साथ में बहुत हाई स्पीड विंड होती है। अब नॉर्मल सी विंड चलती है, उसी में ही मिट्टी क्या है, उड़ने लग जाती है। अब इसमें हाई स्पीड विंड है तो इसमें क्या है, जो सॉइल है वो अंदर तक, मतलब सॉइल की अंदर वाली लेयर तक बाहर आ जाती है, जिससे उस एरिया में सॉइल जो है वो फर्टिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। मतलब वो सॉइल और आगे की चीज़ों को ग्रो करने के लिए कैपेबल नहीं हो पाती है। और नेक्स्ट है आपका एरिया में फ्लड आ सकता है। अप्रूव्ड ट्रीज, जो ट्री है, विंड की स्पीड इतनी ज़्यादा होगी तो जो ट्री हैं वो भी अप्रूव्ड हो सकते हैं। डैमेज हाउस भी डैमेज हो सकते हैं। टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन लाइंस, अब नॉर्मल यदि आंधी तूफान आता है उसी में ही कई बार ऐसा होता है इलेक्ट्रिसिटी चली गई या फिर टेलीफोन लाइन ख़राब हो गई। ठीक है, अब जब साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन में तो क्या है, हैवी विंड है, तो इससे क्या है, टेलीफोन और कम्युनिकेशन लाइंस भी बहुत डैमेज हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 2-2 दिन तक वो लाइनें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, कोई आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिसिटी भी कम से कम 48 आवर्स के लिए बंद कर दी जाती है। अभी आप देखिए यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स, मतलब साइक्लोन आए तो इसके लिए सेफ्टी मेजर्स क्या क्या रखने चाहिए। बेटा गवर्नमेंट ने ऐसी एजेंसीज बनाई हुई है जो सैटेलाइट के अकॉर्डिंग विंड की स्पीड वगैरह को चेक करती रहती हैं और ये पहले ही बता देती हैं कि साइक्लोन आने वाला है। वो 48 आवर्स के पहले ही उन एरियाज़ को अलर्ट कर देती हैं जहां साइक्लोन आने वाला है। और जो एजेंसीज हैं वो 24 आवर्स से पहले उन एरियाज़ में सबको बता देती हैं कि साइक्लोन आने वाला है। और ऐसा भी नहीं कि एक बार बता देती हैं कि खाली मॉर्निंग में बता दिया और काम चल गया। वो हर आधे घंटे में और 1 घंटे में सबको अलर्ट करते रहते हैं कि साइक्लोन आने वाला है। कोई भी रिवर्स के पास या फिर स्विमिंग पूल में या फिर किसी भी एरिया में ना जाए जिससे कि इनको इफ़ेक्ट पड़े, राइट। और नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिडिक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम दी साइक्लोन्स। अब टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, यदि हमें पहले ही पता होगा कि साइक्लोन आने वाला है तो उस टाइम हम अपने घर पे रहेंगे। साइक्लोन आए तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपको किसी एक आइसोलेटेड ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेनी। आइसोलेटेड ट्री क्या होता है? आइसोलेटेड ट्री बेटा वो होता है कि किसी बहुत ही बड़े एरिया में सिर्फ एक ही पेड़ है। मैंने आपको बोला कि साइक्लोन में क्या है, जो ट्रीज है वो अप्रूट हो जाते हैं। तो यदि इतने बड़े एरिया में कोई एक ही ट्री हुआ तो वो आपके ऊपर गिर जाएगा। और आपको पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब बहुत सारे ट्रीज होते हैं तो इनकी रूट्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो मतलब ग्रुप में ट्री हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट यदि एक सिंगल ट्री है तो उसकी जो रूट है वो किसी और ट्री के साथ तो जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। तो विंड की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो ट्रीज अप्रूट हो सकते हैं और वो अप्रूट होने के बाद आपके ऊपर गिर सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको किसी ऐसे कमरे में भी नहीं रहना जहाँ खिड़की दरवाजे हो या फिर खिड़की दरवाजे बिल्कुल पास हो, क्योंकि विंड की स्पीड की वजह से खिड़की दरवाजे टूट सकते हैं या फिर खिड़की दरवाजे इस तरह से ज़ोर ज़ोर से हिलते हैं जिनसे आपको चोट लग सकती है। जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं वो बता देती हैं कि साइक्लोन आने वाला है। इससे हेल्प मिलती है कि जो फिशरमैन वगैरह है उस टाइम इनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, स्विमिंग पूल से उसी टाइम इमीडिएटली बाहर निकल के आ जाना चाहिए। यदि आप किसी पानी के अंदर हो, किसी रिवर में हो, तो उसी टाइम बाहर निकल के आ जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है वो साथ में, जो साइक्लोन है वो साथ में वाटर को भी क्या करता है, कैरी करता है। हो सकता है वो वाटर के साथ आपको भी बाहर निकाल के फेंक दे, इससे आपको चोट लग सकती है। हाँ, तो साइक्लोन के टाइम पे साइक्लोन का स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको। ये प्रिकॉशंस आप रखोगे तो आपको साइक्लोन से कभी कोई हार्म नहीं हो।
ये था हमारा साइक्लोन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे थंडरस्टॉर्म और टोर्नाडो, इनका स्ट्रक्चर क्या है, वो क्यों आते हैं, ऐसा क्या होता है नेचर में जिनकी वजह से टोर्नाडो और थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, किस तरह के अलर्ट दिए जाते हैं, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।